तो गाइस आज हम पढ़ेंगे शालाक्य तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेत्र क्रियाकल्प। ये जो टॉपिक है ऐसे तो कभी कभी जैसे हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है जो उसमें 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, और इसके जो टाइप्स हैं उसमें से 5 नंबर में एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ऐसे तो लॉन्ग आंसर में इसका जो 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि पूरा नेत्रकल्प के बारे में सब पूछ लिया जाए, बट इसमें से जो टाइप्स हैं इसमें से भी कभी कभी ऐसे 5 नंबर का जो है शॉर्ट नोट इसमें से पूछा जाता है। बट श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो पढ़ते हैं इसको। नेत्र क्रियाकल्प। क्रियाकल्प, क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा और कल्प होता है टेक्निक। क्रियाकल्प मतलब ऐसी चिकित्सा की विधियां जो हम स्पेसिफिकली नेत्रों के लिए यूज़ करते हैं। नेत्रों में जैसे हमें पता है कि जैसे जब पहले हम औषधि से ट्रीट करते हैं डिज़ीज़ को, मतलब उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद अगर जब औषधि से वो चीज़ नहीं ठीक होती तो फिर हम जाते हैं जो अल्टीमेटली जो हमारे पास रहता है सर्जरी वाला जो ट्रीटमेंट। और सर्जरी में जिसको हम शस्त्रकर्म करते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले जो आइज़ का जो रहता है क्रियाकल्प जो रहता है, आइज़ की औषधीय चीज़ तरीके से एक कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और फिर जो जब ऐसा कुछ ना बने तो फिर लास्ट में जो एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है वो होता है शस्त्रकर्म का। तो चलो क्रियाकल्प को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्रों में नेत्र की चिकित्सा के कर्म में शस्त्र कर्म के अतिरिक्त विशिष्ट चिकित्साएँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक विशिष्ट चिकित्सा की जो प्रक्रियाएँ हैं उनको बताया गया है, जिसको क्रियाकल्प कहते हैं। देखो, शस्त्र कर्म के अलावा विशिष्ट चिकित्सा, क्योंकि स्पेसिफिक जो प्रोसीजर्स हैं वो शालाक्य तंत्र में जो है हमारा जो ईएनटी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें जो आई का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसके लिए बताया है, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आचार्य सुश्रुत है और वाग्भट ने इसका उतना सूक्ष्म अध्ययन किया था, और लेकिन जो शारंगधर ने इन्होंने इसको थोड़ा व्यवस्थित एक ऑर्डरली फैशन में, ऑर्डरली मैनर में बताया है इनको। तो जैसे सबसे पहले जब ये चीज़ें, ये जो टाइप्स हैं ये हमें इम्पॉर्टेंट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आचार्य चरक हैं उन्होंने 3 टाइप का बताया है, जो क्रियाकल्प है 3 टाइप के बताए हैं। एक विडालक, अस्योतन और अंजन। विडालक, अस्योतन और अंजन, मतलब इसको हम वैन से याद कर सकते हैं, विडालक, अस्योतन और अंजन। इसको 3 टाइप का बताया। उसके बाद जो आचार्य सुश्रुत हैं इन्होंने 5 प्रकार का बताया: सेक, अस्योतन, अंजन, तर्पण और पुटपाक। सेक, अस्योतन, अंजन, तर्पण और पुटपाक। ऐसे याद रखना आप, SANTB, संतर्पण, ऐसा करके कुछ याद रख लेना। ऐसे सेक आ गया, ए से अस्योतन आ गया, एन से आपका ए से एन से अंजन आ गया, टी से तर्पण आ गया और पी से पुटपाक आ गया। संतर्पण ऐसे याद रखना, वैन संतर्पण ऐसे याद रखना। उसके बाद जो आचार्य शारंगधर उन्होंने 7 प्रकार का बताया: सेक, अस्योतन, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुटपाक और अंजन। ये 7 प्रकार का। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा आचार्य शारंगधर के जो 7 प्रकार हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इनमें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 श्लोक हैं जैसे सुश्रुत और शारंगधर के। इसमें से हम शारंगधर का जो श्लोक है ये हम मतलब पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया, जैसे इसमें सेकम, अस्योतन, पिंडी, विडालक, सतर्पणम तथा पुटपाक अंजनम च भी कल्पे नेत्रम उपाचरेत। मतलब इसमें देखो वही 7 टाइप्स के जो नेत्र की जो विधियाँ बताई हैं क्रियाकल्पों की, वो है सेक, अस्योतन 2, पिंडी 3, विडालक 4, तर्पण 5, पुटपाक 6 और अंजन 7। अब इसमें इसके बाद यहाँ पे इसका क्रियाकल्पों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताया गया है। ये जो 7 प्रकार के जो शारंगधर जी के हैं इनके बारे में बताया है। सेक में क्या करते हैं, इसमें नेत्र बंद करके 4 अंगुल की ऊंचाई से औषध द्रव्य की सूक्ष्म धारा डालते हैं। इसमें जो सेक जो रहता है, सेक का अर्थ होता है धारा, सेक का अर्थ होता है धारा। इसमें क्या करते हैं, आप जब पेशेंट को क्या बोलते हैं कि अपनी आंखें बंद क्लोज करके उसको रखाते हैं, और 4 अंगुल जो रहता है उसकी हाइट से हम इसमें
एक धारा को प्रवाहित करते हैं, जो भी द्रव्य रहता है उसको हम 4 अंगुल के हाइट से इसमें आँख के ऊपर सेक मतलब धारा की फॉर्म में डालते हैं। उसके बाद आश्चोतन क्या होता है, इसमें नेत्रों को खोल के जो कृष्ण भाग रहता है उसमें क्या करते हैं हम 2 अंगुल की ऊंचाई से हम औषधि बिंदु डालते हैं, औषध का बिंदु डालते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉप्स जैसे हम बोलते हैं ना, आई में इंस्टिलेशन करना, आई ड्रॉप्स डालना, तो आश्चोतन का अर्थ होता है आइज़ में ड्रॉप्स डालना। उसके बाद आता है पिंडी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे द्रव्य का कल्क बना के एक पोटली बना के आइज़ के ऊपर बांध देते हैं, इसमें पिंडी में ये होता है। पिंडी का अर्थ होता है जैसे कि कल्क बना के पिंड फॉर्म में बना के उसको पोटली में भर के उसको आइज़ के ऊपर बांध देना। उसके बाद होता है विडालक। विडालक में क्या करते हैं हम, विडालक में नेत्र के जो बाहर की जो पलकें हैं पश्चिम छोड़कर औषध लेप करते हैं, मतलब जो आई लैशेज़ है उनको छोड़ के बाकी जो आइज़ का पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं इसका औषध का लेप करते हैं, कल्क बना के उनको औषध का लेप करते हैं। उसके बाद तर्पण में क्या करते हैं, तर्पण में हम एक तर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें पुटपाक है और इसमें तर्पण जो मेथड है, ये दोनों बहुत 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट में आ जाते हैं। इसमें जो तर्पण है और ये जो पुटपाक है, ये जो विधियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट, अगर जब 5 नंबर में कभी क्वेश्चन बनेगा तो इन दो पोर्शन से ज़्यादा पूछने का एग्जामिनर का फेवरेट रहता है कि तर्पण से या पुटपाक से क्वेश्चन बना दिया जाए। वैसे तो 10 नंबर में जब आएगा तो पूरा ही 10 नंबर में आपको ऐसा पूछेंगे कि जो क्रियाकल्प है इसको डिटेल में बताओ, तो तब आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना है। पर जब 5 नंबर में आएगा तो आपको ये 2 पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तर्पण और पुटपाक। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, जैसे आश्चोतन करना मतलब ड्रॉप्स डालना, 2 अंगुल की हाइट से ड्रॉप्स डालना। इसके बाद सेक मतलब धारा प्रवाहित करना नेत्र के ऊपर। उसके बाद तर्पण करना आइज़ के ऊपर, ये जो ऐसा चकोर ऐसा बना देना ऐसा उसके ऊपर आइज़ को, ऐसा तर्पण मतलब आइज़ की तर्पण करना है, आइज़ को थोड़ा सा स्नेहन करना है, तर्पण करना है इसका आइज़ में, इसमें ऐसा करके सर्कुलर करके इसमें स्नेह भर देते हैं जो तर्पण। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंडी में क्या करते हैं कि पहले कल्क बनाते हैं, फिर उसको पोटली में भर के आइज़ के ऊपर बांध देते हैं। उसके बाद विडालक, उसमें आइज़ की पलकों को छोड़ के बाकी जगह पे इसको यहाँ पे औषधि को ऐसा लगा रहे हैं। उसके बाद अंजन में तो आपको पता है कि इसे काजल लगाते हैं, वैसे ही ये हो गया। अब इन विधि जो ये विधियाँ, इन जो 7 प्रकार की जो विधि है इनको हम डिटेल में समझेंगे। इसमें सबसे पहले जो सेक की विधि रहती है, सभी प्रकार के जितने भी नेत्र रोग हैं उनमें जो प्रारंभिक चिकित्सा है वो है सेक। इसमें विधि क्या होती है, इस कर्म के लिए 3x2x6 मतलब इतना फीट ऊंचा टेबल होना चाहिए जिसकी जो लेंथ होनी चाहिए 3 मतलब फीट। उसके बाद 2 इसकी जो ब्रेथ होनी चाहिए इसकी चौड़ाई, और 6 इसकी हाइट होनी चाहिए। इतना ऊंचा टेबल होना चाहिए। और इसमें क्या करना है, रोगी को क्या करना है, आंखें बंद करा के मतलब ऐसा सीधा लेटा देना है उसको। उसके बाद क्या करना है, औषध द्रव्यों के जो क्वाथ हमने जो बनाए हैं उसको सूक्ष्म धारा में 4 अंगुल की दूरी से आंखों पे गिराना रहता है। इसमें 4 अंगुल अपने ही हाथ के से 4 अंगुल रहते हैं ना, उनकी दूरी से उसको ऊपर से धारा सेक की फॉर्म में से धारा की फॉर्म में गिराना रहता है। अब इसमें वातज जो और कफज जो रोग हैं उसमें क्या करते हैं कि गुनगुने सुखोष्ण जो क्वाथ रहता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और पित्तज और रक्तज में शीतल, क्योंकि वो पता है यार कि जैसे पित्तज और रक्तज जो विकार है उसमें पहले से उष्णता रहती है, तो हमें उसमें ज़्यादा उष्ण तो क्वाथ तुम यूज़ कर नहीं सकते, उसमें हम शीतल क्वाथ का हमको उसकी धारा का यूज़ करना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सेक का बस ये याद रखना कि वाइवा में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेक क्या होता है। सेक का अर्थ होता है धारा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सेक मतलब होता है कि ऐसा हीट देना, बट हीट देना नहीं, इसमें तो इसका मतलब होता है धारा देना, मतलब धारा की फॉर्म में हमें जो आई का प्रोसीजर होता है उसको करना। उसमें दोष के अनुसार जो आचार्य शरंगधर ने बताया कि स्नेहन वाला जो धारा है वो वातज रोगों में होती है, रोपण वाली जो हीलिंग जो धारा रहती है वो रक्त जो पित्तज व्याधियों में, और जो लेखन वाली जो धारा है वो कफज नेत्र रोगों में हमको मतलब उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ये सेक की जो धारण मात्रा और समय बताया कि कितना धारण काल रहना चाहिए इनका जो ये है। जैसे हम लेखन कभी किसी का करवा रहे हैं, जैसे कफज व्याधि है किसी को नेत्र की, तो हमें उसमें 200 मात्रा काल तक। अब ये मात्रा जो है इसका मतलब जैसे जो लघु
जैसे कोई लघु जैसे अक्षर है, जैसे लघु स्वर है, उसमें जैसे का हम का बोलेंगे तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको मात्रा कहते हैं। तो 200 मात्रा जैसे का ऐसे का ऐसा हम बोलेंगे। अगर हम 200 मात्रा 200 बार अगर हम उसको मतलब उच्चारित करेंगे उसको तो वो 200 मात्रा रहता है। वैसे ही रोपण वाले जो केस रहते हैं जहाँ पे हमको हीलिंग करना होता है, जैसे कोई व्रण है, कोई अल्सर हो गया हमारी आँख में, तो उसको अगर हमने हील करना है तो हमको 200 मात्रा तक हमको वैसा मतलब लघु अक्षर का ऐसा उच्चारण करना है तो उसके 200 मात्रा तक बोलना है। उसके बाद स्नेहन अगर हमको करना है तो हमको 600 मात्रा तक हमको ऐसा बोला। ऐसे तो बोला जाता है कि यार 200 मात्रा है तो हमको 1 से 100 तक गिनती करो या 200 तक गिनती करो, हम उसको 1 सेकंड के अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। लेकिन हमको शास्त्रीय अगर अनुसार हम बोलें तो हमको उसको बोलना है कि लघु अक्षर जैसे लघु स्वर लघु जैसे व्यंजन में जितना मतलब लघु व्यंजन में जैसे जितना हमको समय लगता है उतना उसको एक मात्रा कहते हैं। जैसे मैंने बोला का उच्चारण करूँगा क, तो का के उच्चारण में जितना समय लगता है वो एक मात्रा काल हो गया। तो वैसे ही जब लेखन हमको करना है, हमको जब लेखन कफज जिसको अगर रोग है हम लोग को लेखन करना है तो उसमें हमको 200 मात्रा काल तक हमको उस उच्चारण हमको उस द्रव्य की धारा को हमको उसको उसके ऊपर धारा डालनी रहती है अक्षी के ऊपर इसमें, ठीक है। उसके बाद ये तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग थी। आचार्य सरंगधर ने बोला 300 कफज व्याधि में 300 मात्रा काल तक, और पित्तज में 400 और वातज में 600। और उसके बाद उपयुक्त समय कितना होना चाहिए, मतलब कफज जो व्याधि होती है मॉर्निंग में हमको इस विधि को करना चाहिए कफज वाले रोगों में, क्योंकि तब जो होता है मॉर्निंग में क्या होता है कफ का हम अधिकता हमको मिलती है। तो इसीलिए हमको जो कफज वाले नेत्र रोग है उसको हमें सुबह वाले टाइम में करना चाहिए। और मध्याह्न में हमको पता है कि पित्त की अधिकता रहती है, तो हमें ये पित्त कि जब हमको करना है, हमको पित्त का जो सेक करना है, मतलब पित्त की जो व्याधियाँ रहती है उसमें हमको अगर इस सेक का प्रोसीजर करना है तो हमको आफ्टरनून में करना है। उसके बाद अगर जैसे वातज व्याधियाँ हैं तो उसमें हमको इवनिंग में करना है इसका मतलब इस प्रोसीजर को। अब इसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था शारंगधर का, इसमें उतना ज़्यादा याद करने की कुछ इसमें याद हो जाएगा। देखो जैसे कफज, पित्तज और वातज। कफज में जैसे रहता है कि कफ तो ऐसे रहता है कि जो पित्त वाला सबसे डेंजरस रहता है, तो इसमें 400 मात्रा काल ऐसे याद रखना है कि 400 से मतलब ऐसा मध्यम रहता है ना। जैसे वातज वाला सबसे डेंजरस रहता है उसमें हम 600 देंगे। उसके बाद मतलब 600 रेफरेंस लेना है हमको। फिर उसके बाद जो मध्यम वाला रहता है कफ पित्तज वाला तो उसमें 400, और फिर जो ऐसे कफज वाले हम समझते हैं कि सौम्य वाले रोग रहते हैं तो उसमें 300 मात्रा काल में। इतने मात्रा काल तक हमको सेक देना है, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि सेक की जो चिकित्सा है वो दिन में ही करनी चाहिए, लेकिन जो गंभीर अगर हमको रोग दिख रहे हैं पेशेंट में तो हमको हम उसमें रात्रि में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो इसमें दिखाया है कि धारा 2 से 4 अंगुल की हाइट से इसमें धारा जो भी है हम इसमें गिरा रहे हैं इसको ऊपर से और इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड विधि है वो आश्चोतन की विधि है। इसमें क्या होता है कि जो रोग अभी अति प्रबल ना हुआ हो उस रोग को दोषों के अनुसार किया गया आश्चोतन कर्म समूल नष्ट कर देता है। इसमें अभी जैसे कहते हैं कि अभी इनिशियल स्टेज पे कोई नेत्र का रोग है तो उस स्टेज पे हम इस वाले आश्चोतन विधि का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी एक अष्टांग हृदय का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें ये बताया है सर्वेषाम अक्षी रोगानाम आश्चोतनम हितम। जितने भी अक्षी के रोग हैं जो इनिशियल स्टेज पे हैं तो उनमें जो अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुए इनिशियल स्टेज पे हैं तो उसमें हम आश्चोतन की विधि का जो यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। इसमें रूक्ष इसमें आप ये दूसरे जो लाइन है श्लोक वाली इसमें बताया कि जैसे किसी की आइज़ बहुत ज़्यादा रूक्ष ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा उष्णता जिसमें दाह बर्निंग सेंसेशन जैसे हो रहा है, दाह हो गई, उसके बाद कंडू ईचिंग हो रही है उसको, तो उन सभी रोगों को इसका निर्वहनम मतलब इसका निर्हरण कर दे रहा है। ये जो आश्चोतन है इसमें उसको सबको निर्हरण कर दे रहा है। उसमें इसमें लाभ देखो बता दिया मैंने जैसा कुछ श्लोक में ही कि सर्वप्रथम जो आश्चोतन हितकारी होते हैं इसमें पीड़ा, चुभन, कंडू, जो भी अश्रु, दाह, इस लालिमा, इन सबको ये आश्चोतन नष्ट कर देता है। अब इसमें विधि क्या है, मैंने आपको बताया कि आश्चोतन में क्या करते हैं, कुछ नहीं है। आश्चोतन में मतलब कि ड्रॉप्स डालते हैं। जैसे हम नॉर्मल ऐसे भी देखा है कि जब भी कभी किसी को ऐसा कुछ आई में जलन टाइप हो रहा है तो हम उसमें ऐसे ड्रॉप्स उसको डलवा देते हैं, तो वो ड्रॉप्स डालना आइज़ में। वात रहित सबसे पहले क्या करें विधि, वात रहित स्थान पे रोगी को बिठा लेना है, मतलब लेटा देना है नीचे, और अपने बाएं हाथ से उसके नेत्र को खोल के ड्रॉपर की सहायता से 2 से 3 अंगुल कितना है 2 से 3 अंगुल की ऊंचाई से दोष अनुसार औषध द्रव्य को कृष्ण भाग पे
10 से 12 बिंदु डालने हैं उसमें। कितने? 10 से 12 बिंदु। तत्पश्चात नेत्र के जो बाहरी जो भी चीज़ें उसको कपड़े से साफ कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आश्चोतन के जो भेद है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेहन, उसके 3 भेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने आश्चोतन के, स्नेहन, रोपण और लेखन। और इसमें जो ये मात्रा है इनकी अलग अलग मात्रा बताई। सबसे पहले जो स्नेहन वाली है जो 10 बिंदु, रोपण वाली 12 और लेखन वाली बताइए 7 से 8 बिंदु। इसमें ये बताया कि इसका जो आश्चोतन की मात्रा है वो कितने दिन तक, 100 तक गिनने तक या 100 बार चुटकी बजाने के समय तक हमको लगभग उसका 1 मिनट होता है, हमें तब तक उसमें मतलब वो मात्रा हमको डालते रहना है। जैसे 10 बिंदु वाली मात्रा है तो हमको 10 बार चुटकी बजाना है, तो उसके बाद फिर 1 ड्रॉप डालना है। तो ऐसे जैसे हमको 100 मात्रा का, जैसे 10 बिंदु है तो हमको 100 बार मारने हैं, लेकिन 10 के अंतराल के बाद हमको उसमें ड्रॉप डालना है, जैसे स्नेहन वाले में। और वैसे ही जैसे 12 बिंदु हम इसमें पित्तज वाले में करेंगे तो 7 से 8 ड्रॉप के बाद हमको उसमें मतलब वो ड्रॉप डालना है इसमें, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा विधि है तर्पण विधि। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, तर्पण वाली। इसमें क्या करना है, किसी भी औषध संबंधित घृत को नेत्र कक्ष में भरकर नेत्र को स्नेहित व तर्पित करना है। तर्पित होता है कि मतलब कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मतलब तर्पण करना किसी चीज़ का, ठीक है। इसमें विधि क्या होती है, जैसे वात, धूल या धूप रहित स्थान पर रोगी को लेटा देना है और उड़द की महीन आटे, जैसे माश का जो पिष्टी बना लेते हैं उसको, और उसका जो कल्क बना लेते हैं माश के आटे का। क्योंकि यार माश का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें ना उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है आटे की, उसकी दृढ़ता रहती है, बहुत अच्छी रहती है, ताकि वो जो लीक नहीं करता है वहाँ से जो भी हम औषध उसमें डालते हैं जब आइस में ना, जब तर्पण का प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 2 अंगुल ऊंची वो जो उसकी जो हमने वो जो बनानी है ना डव टाइप का, वो 2 अंगुल ऊंची उसकी जो दीवार रहनी चाहिए, 2 अंगुल ऊंची उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट होनी चाहिए। तो अब उस जो वो हमने बनाया ना पूरा डव टाइप का, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे देखो यहाँ पे बताया था ये तर्पण वाला, ये इस टाइप का हमको ये डव बना लेना है, ये माश के आटे का। उसमें फिर हमको मतलब तर्पण करना है, ठीक है, स्नेह मतलब घृत वगैरह से। तो इसमें उसके बाद उसमें क्या करना है, को सुखोष्ण घृत भर लेना है और फिर धीरे धीरे आंखें खोलने को या बंद करने को पेशेंट को कहना है। उसको कहना है कि पहले वो सब उसका करके तर्पण वो जो डव लगा के उसके बाद उसमें हमको सुखोष्ण घृत भर लेना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और बंद करो, खोलो और बंद करो। जैसे अगर जो स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र में हमको 500 मात्रा काल तक हमको उसको बोलना है कि ऐसे अपनी आइज़ ब्लिंक करते रहो, ठीक है। और वो जो कफेज में जो रहता है उसको 600 मात्रा काल तक उसको लेना है, और पित्तज व्याधि में 800 और वातज व्याधि में 1000 तक, ऐसा इसमें बोला है। और इसमें रोगों के अकॉर्डिंग भी बोला है, जैसे कि वर्तमगत जैसे आईलिड के कोई रोग हैं तो उसमें 100 मात्रा काल तक। उसके बाद संधिगत अगर रोग है आइज़ के तो उसमें 300 मात्रा काल तक। उसके बाद शुक्लगत की रोग है कोई अगर तो स्क्लेरा वाले जो रोग हैं उसमें तो 500 मात्रा काल तक। उसके बाद जो जैसे कृष्णगत जो कॉर्निया वाले जो रोग हैं उसमें 600 मात्रा काल तक। और जो दृष्टिगत जैसे रेटिना के उसमें 800 मात्रा काल तक हमको उसको बोलना है कि पलके से झपकाते रहना है, मतलब एक सेशन में, ठीक है। और सर्वगत जो है उसमें अगर पूरे आइज़ की जैसे अभिषंद है, अभिषंद आता है सर्वगत आई रोग में, तो उसमें हमको 1000 मात्रा काल तक उसको उसमें धारण करवाना है उस तर्पण को, और उसको बोलना है कि अपने आइज़ को क्लोज और ब्लिंक करते रहो, ठीक है। अब इसमें अब जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वात जो दोष है उसमें 1 दिन तक करवाना चाहिए ये वाला प्रोसीजर, और जो जैसे पित्त दोष में 3 दिन तक, और प्रबल और जो कफ दोष है उसमें 5 दिन तक हमको इस प्रोसीजर को करवाना चाहिए। उसके बाद पश्चात कर्म में क्या है कि जब ये नियत काल जितना हमको बताया, ये जो मात्रा काल है हर एक दोष के अकॉर्डिंग और हर एक डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो जब वो मात्रा काल ख़त्म हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि जो आउटर कैंथस होता है लेटरल साइड वाला, तो उससे क्या करना है हमको छोटी सी छिद्र बना के उसको वो जो हमने उसमें डाला था घृत उसको बाहर निकाल देना, या तो हम कॉटन से भी ऐसा डिप करके उसको हटा सकते हैं उसकी आई से, है ना। उसके बाद जब ये तर्पण हो जाए उसके कुछ तर्पण लक्षण है कि अच्छी निद्रा आती है, मतलब ये अच्छी सम्यक से नींद आती है, अच्छी निद्रा। और नेत्रों में लगता है कि भारीपन होता है वो हल्का हो जाता है, नेत्रों में हल्कापन आता है, स्वच्छता मतलब क्लियर दिखने लगता है, और उसमें जो भी व्याधि हो उसका नाश हो जाता है। और जब हम आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसमें ऐसा लघुता आती है, हमको लगता है ऐसा आसानी से मतलब हम आंखें खोल और बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पिंडी विधि। अब इसमें क्या कहते हैं कि नेत्र रोगों में दोषों के अनुसार कल को पीस के उसमें साफ कपड़े में रखकर और आंखों के ऊपर बांध देते हैं, तो इसको कहते हैं पिंडी। और इसका जो सिनोनिम है कवालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एक नंबर के MCQ में पूछ लेंगे कि जो पिंडी है उसका सिनोनिम क्या है, तो उसमें
कवालिका, ठीक है। और श्लोक में लिखा है, देखो, पिंडी कवालिका प्रोक्ता बध्यते पट वस्त्र के नेत्र अभिष्यंद योग्य स व्रणेश्व अपि निबध्यते। इसमें ये बताया कि जो भी हमको अकॉर्डिंग टू दोषों के अनुसार द्रव्यों का कलक बनाना है और उसको पोटली में भर के हमको नेत्रों के ऊपर बांध देना है, ठीक है। अब जैसे देखो बताया कि वातज अभिषद में क्या करना है कि एरंड पत्र का और या एरंड के मूल के त्वक का कलक बना के हमको पोटली जैसे आँख के ऊपर रख देनी है वातज में, क्योंकि हमको पता है कि जो एरंड है वो वात को हरता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसकी पोटली हमको उसके में बना देनी है। हाँ, उसके बाद जो पित्तज अभिषंद है उसमें धात्री फल आंवले का हमको कलक बनाना है और उसको आइस के ऊपर पोटली में भर के बांध देना है। उसके बाद जैसे कफज में शिगरू फल का कलक बनाना है और उसके ऊपर हमको उसको आइस के ऊपर बांध देना है। उसके बाद रक्तज अभिषंद में इसमें लोद्र के जो त्वक है वो कांजी से पीस कर उसका कलक बनाकर घृत में भून कर उसको आइस के ऊपर पोटली बनाकर उसमें रखना है। ये इंपॉर्टेंट है रक्तज अभिषंद में, ठीक है। उसके बाद आया विडालक। विडालक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ नहीं है उतना, पर इसमें आई लैशेस को छोड़ के बाकी जो भी आई की जो लीड्स है उसमें लेप कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि इसकी जो मोटाई होती है ना, ये मुख लेप में जब मुख का लेपन हम करते हैं उसके समान ही रखनी चाहिए, ठीक है। इसमें इसको लगाने के बाद जो पलकें होती है बिल्ली की आँख की झिल्ली के समान आभासित होने लगती है। ऐसा लगता है कि जो ऐसे कैट की जो आइज़ हैं उसकी तरह जो उसकी रहती है उसकी समान हमको आभासित होने लग जाती है। इसके नाम विडालक रखा गया है। विडालक का अर्थ होता है जैसे बिल्ली के से सिनोनिम ले गया तो विडालक उसको कहते हैं, ताकि उसकी आइज़ की जो आँख होती है ना उसकी तरह मेम्ब्रेन की तरह उसकी जो झिल्ली है लीड की तरह उसमें हमको आभास होने लगता है हमारी आइज़ का, तो इसलिए इसको विडालक कहा गया है। यहाँ पे देखो लिखा है श्लोक में विडालको बहिर्लेपो नेत्र पक्षम वर्जिता। पक्षम को छोड़ के मतलब आई लैशेज़ को हमने छोड़ना है, बाकी हमें हर जगह पे हमको इसमें लेप, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है देखो, हमको सिर्फ पक्ष को हमने वर्जित कर दिया, हम पक्षों को छोड़ के बाकी जगह पे हम लेप कर दो। इस लेप को कितना लगाना है, मुख पे हम जितना लेप लगाते हैं उतना ही उसी अकॉर्डिंग उसको हमको लगाना है आइस पे भी। और जो ये इंपॉर्टेंट है सर्वोत्तम जो सर्वदेहिक विडालक योग है इसको याद करना है। इसमें मुलैठी का एक भाग होता है, गैरिक का एक भाग होता है, सैंधव लवण का एक भाग होता है और रसांजन का एक भाग होता है। इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर जल के साथ पीसकर बाहरी पलकों पर लेप करें, ठीक है। किसको छोड़ के, आई लैशेज़ को छोड़ के। आई लैशेज़ पे नहीं लगाना, बाकी जो भी हमारी आइज़ की लीड्स है उन पे ये पूरा प्रॉपर हमको लगाना है। ये हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट विधि पुटपाक की विधि में हमने पढ़ा है पुटपाक का प्रोसीजर हमारे फर्स्ट ईयर में, जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा था, उसमें रसशास्त्र में पढ़ते हैं कि पुटपाक की विधि में क्या करते हैं कि मतलब ऐसे जैसे पत्ते वाली पोटली से बनाते हैं उसको तब तक ऐसे तप्त करते हैं, मतलब रेड हॉट करते हैं। उसके बाद फिर जब स्वांग शीत हो जाता है उसको निकाल के उसकी जो रस होता है उसको मतलब उसका पुटपाक में वैसे उसका स्वरस वो जो निकाल लेते हैं। हम उन द्रव्यों के लिए यूज़ करते हैं जिनका आसानी से हम स्वरस नहीं निकाल सकते, उनके लिए जो पुटपाक की विधि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, तर्पण कर्म के पश्चात नेत्र स्थिरता दूर करने के लिए दृष्टि बल बढ़ाने हेतु पुटपाक विधि द्वारा तैयार औषध व मांस रस को नेत्र में धारण कराया जाता है। इसकी निर्माण विधि क्या होती है, सबसे पहले मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर इसको निरस्ती कर हड्डी रहित कर लेते हैं। उसके बाद औषध द्रव्यों को पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर मांस के साथ मिला लेते हैं, ठीक है। उनका जो चूर्ण होता है उसको मांस के साथ मिला लेते हैं। उसके बाद और कल्क का एक गोला बनाते हैं और वो फिर जब मांस के मिला के उनका एक कल्क का एक गोला बना लेते हैं, उनको मिला के मांस को मिला के एक कल्क का एक गोला। और इस गोले को वट का पत्र लेना है, उसमें हम उसमें भर लेते हैं या एरंड का पत्र में उसको लपेट लेते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं 2 अंगुल मोटा मिट्टी का लेप करके उसको सुखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उपलों से निर्धूम अग्नि अंगीठी में लाल होने तक पकाते हैं कि जब तक जो उपलें मतलब धूम रहित ना हो जाए और निर्धूम ना हो जाए, बिल्कुल ठंडे ना पड़ जाए, तब तक हम उसको क्या करते हैं उस अंगीठी में लाल होने तक पकाते हैं। उसके बाद पकाने के बाद जो मिट्टी वो जो पत्र है उसको हटा के मतलब हमें तब तक पकाना जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए और उसके बाद उपले जो निर्धूम अग्नि ना हो जाए, मतलब प्रॉपर की जब धुआं ख़त्म हो जाए तब तक और रेड हॉट ना हो जाए तब तक। और फिर उसको क्या करना है मिट्टी को हटा देना है बाद में, ठीक है। मिट्टी को उसमें हटा के उसको निचोड़ लेते हैं, उसकी जो रस निकलता है उसको मिट्टी को हटा के उसको ऐसे निचोड़ के उसका रस निकाल देते हैं। उसके बाद पुटपाक के जो 3 भेद बताए आचार्य शारंगधर ने, एक स्नेहन पुटपाक,
लेखन पुटपाक और रोपण पुटपाक। इसमें क्या करते हैं, स्नेहन पुटपाक कौन सी, इसमें जैसे अति रूक्ष नेत्र में दिया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है नेत्रों में, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे स्नेहन पुटपाक का यूज़ करते हैं। उसमें जैसे स्निग्ध द्रव्य घृत से हम उसमें स्नेहन, घृत को उसमें ऐसा स्नेहन डालते हैं। जैसे अनूप मांस का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अनूप मांस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, इसमें मांस का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनूप मांस का यूज़ किया जाता है, और वसा और मज्जा का, क्योंकि स्नेहन है ना, तो स्नेह हमको मिलना चाहिए। अनूप मांस में सबसे ज़्यादा ऐसा स्नेह और फैट भरा रहता है, तो उन मांस, उन जो जानवर हैं उनका यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है, इनके मांस का। उसके बाद लेखन पुटपाक में अति स्निग्ध नेत्रों में दिया जाता है, कि जिसके बहुत ज़्यादा स्निग्ध नेत्र हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कि बहुत ज़्यादा चिपचिपे नेत्र हैं, बहुत ज़्यादा पानी स्राव हो रहा है, मतलब स्निग्ध हैं, बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, जंगल के जो प्राणी होते हैं उनके जो यकृत होते हैं, उनके मांस का के साथ इनका पुटपाक, उसके मांस को उसी विधि से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया पुटपाक की विधि से, उसका बहुत और भी औषध द्रव्यों के साथ मिला के उसका क्रियाकल्प के फॉर्म में प्रोसीजर उसका करते हैं। उसके बाद रोपण में क्या करते हैं, रोपण वाला जैसे पित्त रक्त की दृष्टि हो गई आँख में, जैसे दाह हो रही है, बहुत सारे आई, रेड आई हो गई है, ऐसे रेड आई सिंड्रोम, कंजंक्टिवा हो गई, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि स्त्री के स्तन्य का उसमें हम उसमें यूज़ करते हैं उसका, ठीक है, पुटपाक का, उसमें उससे करते हैं पुटपाक विधि, स्त्री के स्तन्य से, और ये मधु और तिक्त द्रव्यों से भी प्रयोग किया जाता है। और इनका मात्रा काल देखो, जो स्नेहन वाला है, जब अति रूक्ष, जब जो हमारी आइज़ हो जाती है तब उसमें 200 मात्रा काल तक, जो ये अति स्निग्ध वाला है उसमें 100 मात्रा काल तक, और ये जो रोपण पुटपाक है उसमें 300 मात्रा काल तक हम इसमें इस मात्रा काल में हम इसको क्या करते हैं, इस द्रव्य को डालते हैं। तो मात्रा काल मैंने आपको पहले बता दिया, मात्रा काल इतना टाइम रहता है कि जैसे हम जैसे लघु व्यंजनों का उच्चारण करने तक जितना टाइम होता है उसको एक मात्रा काल कहते हैं। तो ऐसे 300 मात्रा काल तक हमको इस प्रोसीजर को ऐसे इस प्रोसीजर में मतलब हमको धारण करवाना है, इस फारस को आँखों में तब तक धारण करवाना है, इस पुटपाक को, इसके पुटपाक का जो रस होता है इसको तब तक धारण करवाना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो लेखन जब हम पुटपाक करते हैं उसमें 1 दिन तक करवाना चाहिए, स्नेहन वाले पुटपाक में 2 दिन तक, और रोपण वाले पुटपाक में 3 दिन तक। अभी देखो पुटपाक की ऐसी विधि यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद अंजन का तो आपको पता है कि शलाका में वो जो द्रव्य है उसका यूज़ करके इसमें क्या करते हैं कि जब रोग की अवस्था, आम अवस्था नष्ट हो चुकी होती है और दोष पूर्णतः परिपक्व होकर प्रकट हो चुका होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब अब दोष इनिशियल स्टेज पे नहीं रहा और वो परिपक्व हो गया है, तब हमको क्या करना चाहिए, हमको अंजन का यूज़ करना चाहिए। अब ये अंजन के 3 भेद, जैसे अंजन के भेद डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग हैं। जैसे शारंगधर ने कल्पना भेद से गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण ये बताया है, और कर्म भेद से सुश्रुत ने लेखन, रोपण और प्रसादन, ये 3 टाइप के बताए हैं। उसके बाद वाग्भट के अनुसार 4 प्रकार के हैं, लेखन, रोपण, स्नेहन और प्रसादन में से तीक्ष्ण अंजन और मृदु अंजन। अब देखो, जो ये शारंगधर के अकॉर्डिंग है, गुटिका गोली, इसमें बताया कि एक हरेणु का बीज हमने लेना है, उसकी उतनी मात्रा तक का हमें अंजन लगाना है इसमें, है ना। उसके बाद 2 हरेणु रोपण मात्रा और प्रसादन मात्रा होती है हाफ मात्रा, ठीक है, हाफ हरेणु मात्रा। और रस क्रिया में उत्कृष्ट 3 विडंग, मध्यम में 2 विडंग है, ये DANG विडंग, और निकृष्ट में 1 विडंग तोल के बराबर हमको वो अंजन लगाना है। चूर्ण अंजन में 2 शलाका, रोपण मात्रा में 4 शलाका और प्रसादन में 3 शलाका। शलाका का अर्थ होता है कि एक शलाका में एक बार में जितना ड्रग आ जाए उतना हमको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें 2 बार शलाका यूज़ करके उसको लगाना है। और लगाना कैसे, लगाना हमको ऐसे, देखो ये हमारा इनर कैंथस होता है, जैसे ये इनर वाला कैंथस है, ये ऊपर वाला ये जो मार्जिन रहता है इसको कैंथस कहते हैं। ये जो मार्जिन रहता है ना, ये नीचे भी ऐसी मार्जिन रहता है, ये ऊपर पल के, और इसकी तरफ ऐसे ऊपर वाले मार्जिन से लेके आउटर कैंथस की तरफ लगाना रहता है, ठीक है। अब कर्म के अनुसार क्या होता है, लेखन कर्म अगर करना है तो प्रातः काल में, रोपण कर्म करना है तो सायंकाल में, और प्रसादन कर्म करना है तो रात्रि काल में लगाना चाहिए अंजन। दोष के अनुसार क्रफज में प्रातः काल सुबह वाले टाइम में लगाना चाहिए, वातज में सायंकाल में लगाना चाहिए, और पितज काल में रात्रि काल में लगाना चाहिए। ऋतु के अनुसार शारंगधर ने बताया कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जो सर्दी वाली चीज़ उसमें दोपहर में लगाना चाहिए अंजन, और गर्मी वाले और शरद का जो ऋतु रहती है उसमें सुबह के टाइम पे लगाना चाहिए, और वसंत ऋतु जो होती है किसी भी समय में हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें शलाका का निर्देश दिया गया है कि अंजन लगाने हेतु सोना, चांदी या ताम्र, लोह या कांसे से निर्मित 8 अंगुल लंबी, ये इंपॉर्टेंट है, 8 अंगुल लंबी हमको शलाका का प्रयोग करना चाहिए। और लगाना कैसे, आंखों को खोलकर इनर कैंथस मतलब कनीनक जो संधि होती है उसके इनर कैंथस से लेकर अपांग संधि की ओर हमको शलाका को लगाना चाहिए, ठीक है।
ये हमको हो गया, ये यहाँ पे देखो दिखाया गया लंबी शलाका है, ये ताम्र लोह और स्वर्ण की होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे इनर वाली साइड से ऐसे लगा के आउटर वाली साइड में अपांग वाली संधि की तरफ लगाना है। ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, ये था हमारा क्रियाकल्प का टॉपिक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।